ओके बच्चों, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एप्लीकेशन ऑफ गोस्लो का है। और ये जो कंसेप्ट है आपके बोर्ड पर्पस, नीट, आईआईटी, हर एक पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आप सभी से मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी इसको देखें, पूरी वीडियो को देखें। और यहाँ पर हम सारे एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे गोस्लो के। और जब भी आप किसी भी तरीके की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, चाहे गोस्लो से मिले या उसके एप्लीकेशन से मिले। सो ट्राई करिएगा कि आप एक बार में ही पूरी वीडियो को ख़त्म करें। ऐसा नहीं हो कि यू आर जस्ट सीन अ वीडियो, जस्ट वॉच अ वीडियो वन बाई वन, लाइक मैंने 5 मिनट का भी देख लिया, फिर 5 मिनट उसके बाद देख रहा हूँ, ऐसा नहीं हो। जस्ट ट्राई टू वॉच अ कंप्लीट वीडियो इन अ सिंगल टाइम। सो एंड टेक अ जस्ट नोटबुक एंड बुक एंड पेन विथ योर सेल्फ एंड ट्राई टू मेक अ नोट्स। जो आपके अपने नोट्स बनाते हैं वो नोट्स सबसे बेटर होते हैं, ठीक है बच्चा। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंसेप्ट को। क्या कंसेप्ट है? एप्लीकेशन ऑफ गोस्लो का। तो हम जो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, सो एप्लीकेशन से पहले आपको पता होना चाहिए गोस्लो, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन और लास्ट पे, उससे पहले, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होने वाला है डेरिवेशन का, उसके बाद अगर जब भी हम बात करेंगे तो सिर्फ पी बाई क्यूज़ की या इसके न्यूमेरिकल पार्ट की बात करेंगे। आज डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आप सभी को ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को गोस्लो वगैरह पता चल गया है अभी तक जो हमने बात करी है। तो गोस्लो की अगर बात करें तो गोस्लो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गोस्लो सिर्फ किस लिए बनाया गया? टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया। और आपको पता है, और इसका जो कंसेप्ट था वो क्या था कि आपका जो फ्लक्स होता है किसी भी एनक्लोज 3D बॉडी के अंदर, दैट विल बी द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल एनक्लोज चार्ज। जो आपका टोटल चार्ज है किसी भी 3D बॉडी के अंदर, अगर हम बात करें कोई भी 3D बॉडी, लाइक से वी हैव अ क्यूब, और इस बॉडी के अंदर अगर हमारे पास कोई चार्ज है, तो अगर हम इसका फ्लक्स पूछ रहे हैं, फ्लक्स कितना होगा, तो दैट विल बी द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल एनक्लोज चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो फ्लक्स का फॉर्मूला मिला था दैट इज़ फाई इक्वल टू Q/ε0। और इससे पहले आपको मैंने एक और तरीका बताया था जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। और दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल वेन एवर यू हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो, देर इज़ अ kind of body is there and you want to be calculate the electric flux, then you can use the formula that is phi equal to इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA cos थीटा। क्लियर है? आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमने बाद में पढ़ा, ये हमने बाद में पढ़ा, ये हम पहले से पढ़ रखे थे ऑलरेडी। इन दोनों में ही आप देखें कि दोनों के दोनों फॉर्मूले किस चीज़ को निकालने हैं, फ्लक्स को। ये भी फ्लक्स को निकालना, ये भी फ्लक्स को, इनको आप कंबाइन कर सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ नेट फ्लक्स विल बी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA cos थीटा इक्वल टू Q/ε0। आप ये दोनों फॉर्मूला, अब देखो दोनों का आप कंबाइन कर सकते हो कि नहीं? यहाँ पर आप कंबाइन कर सकते हो। देखो नॉर्मली अगर आप देखो तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया इंटीग्रेशन E डॉट dA cos थीटा, ये भी फ्लक्स का है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? Q/ε0। अब ये भी फ्लक्स का है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो दैट विल बिकेम द गोस्लो। ये पूरा ही आपका गोस्लो का इक्वेशन बन जाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें आपसे, तो आप इन दोनों इक्वेशनों को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना, इन दोनों इक्वेशन को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। आप इस फ्लक्स की इक्वेशन को इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस फ्लक्स के कंसेप्ट को या फ्लक्स के फॉर्मूले को आप Q/ε0 के साथ भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज़ कम। इस बात पर वो चीज़ डिपेंड करती है कि किस टाइप का क्वेश्चन बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है अपने माइंड में, और ध्यान रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आज हम बात करने वाले हैं बच्चा, तो इसके एप्लीकेशन, मतलब गोस्लो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। पहले तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में यूज़ हो रहा है, और जो हमने लास्ट वीडियो में कराए हैं बहुत अच्छे अच्छे, लाइक PYQs ऑफ नीट, IIT एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के सारे मैंने वो गोस्लो के बेसिस पे क्वेश्चन कराए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिएगा। अब बात है मेरे बच्चों, इसको और कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये जो हमें फॉर्मूला मिला है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dA cos थीटा इक्वल टू Q/ε0, ये और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो इसको और अगर हम बात करें और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो कई सारे कंसेप्ट हैं, कई सारे वे हैं जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट होंगे वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गोस्लो को यूज़ करके। तो इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ और चीज़ें भी आनी चाहिए, जिस लाइक क्या आना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, जिस लाइक अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको पहले पढ़ना होगा लीनियर, आपको इससे पहले पढ़ना होगा लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं आता तो एप्लीकेशन ऑफ गोस्लो आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात? तो आपको क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखते हैं।
सबसे पहले 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को डिवाइड करा गया। एक है होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? तो मैं सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से पढ़िएगा और आगे तक ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा? ओके, तो कंसेप्ट लगाइएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मेरा कंसेप्ट होने वाला। तो सबसे पहले हम बात जो करने वाले हैं मेरे बच्चे, दैट इज बिकेम अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा? अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको बताता हूँ। कहीं भी अगर आप ऐसी जगह पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो बंडी ऑब्जेक्ट है, मतलब बंडी लाइक देखो कोई भी अगर इस ब्रह्मांड में अगर आप बात करें तो परफेक्ट बंडी ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, परफेक्ट बंडी। अब अगर आप मैं एक सिंपल वायर की बात करूँ तो वायर को भी हम बंडी इसलिए कहते हैं कि उसकी लेंथ के कंपेयर में उसकी जो मोटाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लाइक मैंने एक इन्फिनिटी लंबा वायर ले लिया, तो इन्फिनिटी लंबे वायर में आप उसकी मोटाई क्या होगी बताइए? नेग्लेजिबल, बहुत ज़्यादा छोटी, तो आप उसको परफेक्ट बंडी मान सकते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली मान सकते हैं। तो आप अगर इन्फिनिटी लंबा वायर ले रहे हैं, बहुत लंबा वायर ले रहे हैं, तो उसकी जो थिकनेस है अकॉर्डिंग टू दियर लेंथ, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, एक्चुअली वायर भी 3D है, वायर भी 3D, आपने देखा हो वायर की थिकनेस भी है, हाइट भी, ऊंचाई भी, लंबाई, सब चीज़ है, पर हम उसको 1D क्यों लेट कर रहे हैं? 1D इसलिए लेट कर रहे हैं कि उसकी लंबाई के सामने एक डायमेंशन, उसकी फर्स्ट डायमेंशन हम उसकी लेंथ मान रहे हैं, तो लेंथ के सामने उसकी थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई, लाइक ये मोटाई, ये सब क्या है मेरे बच्चों? बहुत ज़्यादा छोटी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट वी आर जस्ट एज्यूम द लेंथ द वायर हैविंग अ 1D ऑब्जेक्ट। परफेक्ट 1D भी नहीं है वो भी, समझ आ रही बात? तो परफेक्ट 1D कुछ नहीं होता है। तो जब हम कभी भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें ओवर अ लेंथ, अगर हम सिर्फ लेंथ में मतलब 1D ओनली उसके लेंथ पर अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम 1D मान सकते हैं, तो उस टाइप में या उस टाइम पे हम जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं वो उसको बोला जाता है क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रही बात? तो दिस इज का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट मिलता है, इसको हम बोलते हैं आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा? चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट कराया था मेरे बच्चों लैम्डा से। लैम्डा में ये बताता है कि हाउ मच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। मान लो आपने क्यू चार्ज इस पर टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने आपसे पूछा कि एक यूनिट लेंथ पे बताइए। मान लो ये जो है 50 कूलम का चार्ज है और ये 60 मीटर लंबी वायर है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप अगर टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक यूनिट लेंथ पे, मतलब एक यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 mm हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, कि 1 सेंटीमीटर पे हाउ मच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेंटीमीटर लेंथ, हाउ मच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ 1 mm लेंथ, हाउ मच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ 1 मीटर लेंथ। मतलब ये लैम्डा हमें बताता है। समझ आ रही बात? तो लैम्डा का हमारा ध्यान रखना, इस लैम्डा को बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसका फॉर्मूला होता है Q/L। Q मतलब टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ और L क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द वायर। ये हमें ये इन्फॉर्मेशन, इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी कूलम पर मीटर। आप सभी को जैसे पता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम पर मीटर। तो ये है मेरे बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा, ये है लीनियर चार्ज। इसके बाद आता है मेरे बच्चों सेकंड कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए, वो आ जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो मैं सेकंड पॉइंट इसमें आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें बच्चा, तो अब सरफेस मतलब किससे मिलके बनती है? हमें सरफेस अगर बात करी जाए, दैट इज़ मेड बाय द 2D, मतलब अगर हमें सरफेस बनानी है देन वी हैव अ 2 डायमेंशन, है ना? हमारे पास में 2 डायमेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक हमने क्या ले लिया, एक कोई स्क्वायर शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, रेक्टेंगुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, तो आपने देखा होगा मेरे बच्चे कि इसके पास हम 2 डायमेंशन लेते हैं, उसकी लेंथ, है ना? उसकी लेंथ ले ली हमने और उसकी ब्रेथ ले ली। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास में लेंथ है और उसके पास ब्रेथ भी है तो हम उसको 2D ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट मान सकते हैं जिसके पास में उसकी सरफेस है। समझ आ रही बात? अब बात ये है बच्चा, यहाँ पे आपको क्या समझना है? अब आप ये बताइए, क्या 2D ऑब्जेक्ट आपने कभी परफेक्टली देखा है? अब तुम बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि ये जो पेपर होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो पेपर है, आप इस पेपर को 2D क्या कह सकते हैं? क्या पेपर को 2D कह सकते हैं?
अब बहुत सारे हम कहेंगे कि हाँ ये 2D है पर परफेक्ट 2D नहीं है। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर पेपर को देखोगे तो इसकी थिकनेस जो है, इसकी जो मोटाई होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है एज़ कम्पेयर टू दियर लेंथ एंड दियर ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ के कंपेयर में इसकी जो मोटाई है बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए हम उसको नेग्लेजिबल करके ओनली लेंथ और ब्रेथ दो ही डायमेंशन लाइक यहाँ पे एज्यूम करते हैं। और अगर हम ऐसे कंसेप्ट पे या ऐसी सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, वो कहलाएगा हमारा क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रही बात, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हेनेवर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज ओवर अ 2D बॉडी, जब हम 2D बॉडी पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेनेवर वी हैव डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज ओवर अ सिंगल डायमेंशन बॉडी दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट फ्रॉम द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट is called lambda equal to q by l. And from the surface charge distribution there is another kind of density we have going to calculate, and that is called sigma. Sigma is a surface charge density, or you have to remember about it, that is a surface charge density. ठीक है बेटा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा और लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा। क्लियर है? तो सिग्मा का अगर हम निकालें दैट इज बिकेम अ टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। समझ आ रही बात? क्योंकि आपको पता है, समझ आ रही बात, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, दो बॉडी बन गई तो दो बॉडी का जो टोटल सरफेस निकाली जाती है वो एरिया से निकाली जाती है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। तो इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी देन वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एल, और सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट होगी क्यू बाय मीटर स्क्वायर, मतलब लाइक कुलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। सी इज़ फॉर कुलाम और पर मीटर स्क्वायर। अब बात आती है मेरे बच्चों कि आपको ये बताता क्या है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हाउ मच चार्ज यू हैव डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ यूनिट एरिया, और वो क्या बता रहा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहा था कि हाउ मच चार्ज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ यूनिट लेंथ, के एक यूनिट लेंथ पर आपने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिग्मा बताएगा हाउ मच चार्ज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया पे कितना। जैसे आपके पास 50 मीटर स्क्वायर का एरिया है और आपने 100 कुलाम का वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो वहाँ पर आप दोनों चीज़ों को डिवाइड कर देंगे, देन यू कैन सेड लाइक मैंने कह दिया, जैसे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू मैंने कह दी कि बेटा आपके पास 15 कुलाम है और आपके पास में जो एरिया है दैट इज़ सेड के 100 मीटर स्क्वायर का है। अगर आप यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज़ बिकेम कितनी निकल के आएगी, खुद बताइए। 0.5 कुलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितने कुलाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0.5 कुलाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आ रही बात सरफेस चार्ज डेंसिटी से? ओके, इससे अगला जो कंसेप्ट एक और आता है दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज़, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। व्हेनेवर यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज ओवर अ, लाइक व्हेनेवर you want to be distribute a 3D चार्ज ओवर अ 3D बॉडी, लाइक आपके पास कोई 3D बॉडी है लाइक दिस क्यूब, आपने इस क्यूब पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, और यू नो वेरी वेल दैट इज़ अ 3D बॉडी, क्योंकि इसके पास में लेंथ भी सेम ही लाइक लेंथ भी जितनी होती है इतनी ब्रेथ इतनी ही, लाइक इसकी लेंथ ब्रेथ और इसकी हाइट दोनों तीनों के कंसेप्ट बराबर होते हैं और कंपैरेटिवली एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम इसके तीनों डायमेंशन यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बायर भी 3D था, आपका ये जो हमने स्क्वायरिकल सीट लिया ये भी आपका क्या था, 3D था, और हमारा क्यूब भी 3D है। पर हम उन दोनों को 3D इसलिए नहीं मान रहे कि उनकी अगर बात करी जाए बायर की, तो बायर बेटा लेंथ में बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसकी जो मोटाई है, जो उसकी ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली दियर लेंथ, दैट इज़ वाई वी एज्यूम एज अ 1D ऑब्जेक्ट। और हम यहाँ पे स्क्वायर को हम 2D क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस के सामने लेंथ एंड ब्रेथ बिकेम बिगर कंपैरेटिवली वेरी वेरी बिगर, सो वी आर एज्यूम एज अ 2D ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अगर बात करें दैट इज़ अ क्यूब वी हैव ओवर हियर, सो हम इसको 3D इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसकी तीनों the three sides like their length, their breadth and their
their height, all the things are comparatively equal to each other. That is why we have a 3-dimension object over here. So अगर हम ऐसे 3D ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं बच्चा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, चार्ज को. इफ वी आर डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज ओवर अ 3D बॉडी लाइक दिस, सो दैट इज कॉल्ड volume charge distribution. Or if we want to calculate the charge density, like how much charge distributed in a unit volume, that is calculated by the sigma. Like sigma is the sign which is used to calculate the volume charge density. तो volume charge density का फॉर्मूला होता है sigma equal to q by v. तो V is stand for the volume and Q is stand for the total charge which is distributed over the 3D body, and that is sigma, that is rho is the sign. So आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी में यहाँ पे सिग्मा साइन था, और रो जो है दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज द डिनोशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो दैट इज कॉल्ड क्यू बाय मीटर क्यूब. इसका आपका यूनिट हो गया, चार्ज का आपको पता है यूनिट क्यू हो गया और वॉल्यूम का मीटर क्यूब. सो आपको पता लग गया होगा. अगर हम यहाँ पे भी कैलकुलेट, ये क्यों बनाए गए, क्योंकि बाय दिस कंसेप्ट वी कैन यूज़ हाउ मच चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन अ यूनिट वॉल्यूम, के एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आई होप यहाँ तक आपको तीनों चीज़ें पता लग गई है. लाइक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता लग गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता लग गया, एंड देन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता लग गया है. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब बात आती है बच्चा, आपको ध्यान रखना है आप यहाँ से ही आगे को, लाइक कहीं पे भी लैम्डा मिल जाए तो लैम्डा का मतलब होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, और ये कहाँ पे यूज़ होगा, फॉर द 1D ऑब्जेक्ट. क्लियर है? एंड द सिग्मा दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज यूज फॉर द 2D ऑब्जेक्ट, दैट इज अ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया. And another that is 3-1, that is a volume charge distributed, that is rho. Rho is the total charge distributed per unit volume. So all that three thing are used individually for the kind of different surface. आपको ये डिसाइड करना है कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है. क्लियर है यहाँ तक? ओके. यहाँ तक की कंसेप्ट मैं मान के चल रहा हूँ आपको क्लियर है. अब आप कर पाएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए प्लीज़, और इससे आगे का कंसेप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है? ओके बेटा, जिससे कि आपका हमारा चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले मैं जो आपको बढ़ाऊंगा लाइक वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर. समझ आ रही बात? तो आपका जो पहला कंसेप्ट होने वाला है, लगा दीजिए एप्लीकेशन ऑफ लाइक गॉस लॉ में, दैट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charge distribution. Infinity long. Okay, so this is the concept, but we have to calculate the electric field due to इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर. तो हमारे पास में एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वायर होगा और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक वी हैव जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. ठीक है? सो हमारे पास में ये एक इन्फिनिटी लंबा वायर है बेटा, आप जैसे देख रहे हैं ये इन्फिनिटी लंबा, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर है. मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या फिर निगेटिवली चार्ज हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा या आपको निगेटिवली चार्ज लेना है, ये आपके ऊपर है. ठीक है बेटा? अब यहाँ पे ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो ये दोनों साइड से इन्फिनिटी लंबा जा रहा है, तो हम इसको 1D मान सकते हैं. परफेक्ट मान सकते हैं कि नहीं बताइए? तो परफेक्टली 1D मान सकते हैं. और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वी एज्यूम इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा. लैम्डा कुलाम पर सेंटीमीटर भी आ सकता है और कुलाम पर मीटर भी ले सकते हो. आपको पता है कि हमने बताया था कि यहाँ पे इन्फिनिटी लंबा है, तो हमें पता नहीं है कि हाउ मच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर. तो हम इस लैम्डा के हेल्प से निकाल सकते हैं. अगर जितनी भी लेंथ है हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे लैम्डा हमें ये बता रहा है कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे लैम्डा की वैल्यू आपको दे दी 2 कुलाम पर मीटर, तो उसका मतलब ये होगा कि पर मीटर पे दैट इज़ 2 कुलाम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट पर मीटर लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ पर 2 कुलाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है. सो सबसे पहले अगर हमसे कहा कि यहाँ से इस वायर से बेटा आपको निकालना है, यहाँ से इस वायर है, ये कोई वायर, और इस वायर से हमें यहाँ से आपको बोल दिया जाए कि बताइए यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा.
तो इस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि हम, क्योंकि यहाँ पे 3D गोस्लो का एप्लीकेशन गोस्लो यूज़ करना है, तो गोस्लो तभी यूज़ कर सकते हैं जब चार्ज किसी भी 3D बॉडी के अंदर हो। तो ये हम यहाँ पे एक अज्यूमिंग 3D बॉडी को लेट कर लेंगे। अब कैसे लेट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ पे कोई और सरफेस यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इस वायर को कट कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पे जो 3D ऑब्जेक्ट जो गॉसियन सरफेस यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ बिकेम आ सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये वो सिलेंड्रिकल फॉर्म की होगी, समझ आ रही बात। तो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म का एक गॉसियन सरफेस लेट कर लिया है, दैट इज़ गॉसियन सरफेस ओवर हियर। ये हमारा एक सिलेंडर है जो हमने गॉसियन सरफेस लेट करा है। अब यहाँ से इसका रेडियस हमने जो लेट करा है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज़ स्मॉल आर। इसकी जो टोटल लेंथ हमने यूज़ करी है यहाँ पे, दैट इज़ स्मॉल एल। क्लियर है? ओके। अब आप ये बताइए कि हमारा, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एरिया है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो आप सभी को बताया था कि हमारा एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारे हमेशा हमारी आइज़ की तरफ, जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं उसी की तरफ होती है, और यू कैन से दैट इज़ ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? अब आप ये बताइए कि सिलेंडर में कितनी सर्फेसिस होते हैं, कितने एरिया निकाल सकते हैं। तो सिलेंडर के अंदर आपको पता है 3 सरफेस आती हैं, 2 क्रॉस सेक्शन सरफेस और 1 कर्व सरफेस। एक क्रॉस सेक्शन सरफेस यहाँ पे है, एक क्रॉस सेक्शन सरफेस यहाँ पे है। क्लियर है? 2 सरफेस ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और ये हो गई हमारी कर्व सरफेस। ये पूरा का पूरा जो है ये है हमारा कर्व सरफेस। क्लियर है? ये कैसी सरफेस है आपकी? ये जो आप देख रहे हैं वाली सरफेस, ये वाला जो पूरा सरफेस देख रहे हैं, दैट इज़ अ कर्व सरफेस। ये पूरी कर्व है, और एक क्रॉस सेक्शन सरफेस ये हो गई और एक क्रॉस सेक्शन सरफेस ये हो गई। क्लियर है? तो 2 क्रॉस सेक्शन होती है और एक कर्व होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा? अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपने एक, क्योंकि आप अगर एप्लीकेशन ऑफ गोस्लो पढ़ लो तो गोस्लो को लगा के इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप सभी को ये पता होगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का, गोस्लो का पहले फॉर्मूला देख लें। गोस्लो का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E.dA cos थीटा, ठीक है बेटा, इक्वल टू Q/ε0। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो एरिया चाहिए होगा हमें, ठीक है, समझ आ रही बात। चार्ज भी चाहिए होगा जो एनक्लोज, आपको पता है क्यों कौन सा चार्ज रखना होता है, जो एनक्लोज्ड होता है किसी भी 3D बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पे हर एक, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ये जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। तो आप अगर 3 सरफेस देख रहे हैं तो तीनों के लिए अलग अलग एंगल बनेंगे। अब क्या एंगल बनेंगे, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि क्या एंगल बन रहे हैं। अब अगर आप इस वाले सरफेस को देखेंगे, जस्ट लाइक मैं, चलो सबसे पहले हमने ये 3 छोटे छोटे एरिया ले लिए, एक 2 क्रॉस सेक्शन सरफेस के और एक कर्व सरफेस का, ठीक है बच्चा। अब अगर आप इस छोटे से क्रॉस सेक्शन को देखें तो इसका डायरेक्शन क्या होगी इसके एरिया की, ऊपर वाली डायरेक्शन में डी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दैट इज विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, एरिया की डायरेक्शन वो हो गई, पर दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना बन रहा है आपको, दैट इज एंगल इज अ 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बना आपका, 90 डिग्री एंगल बना। अब नीचे वाली डायरेक्शन में अगर आप देखें तो नीचे का एरिया जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन होगा, दैट इज़ DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन होगी। यहाँ पर भी आप अगर देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, थीटा की वैल्यू बन रही है आपकी 90 डिग्री। समझ आ रही बात सभी को? अगर आप कर्व सरफेस पे देखें तो कर्व सरफेस पे डायरेक्शन क्या मिलेगी, कर्व सरफेस तो बेटा बाहर की तरफ है। देखो जैसे कि पेन है, पेन को आप समझ सकते हो कि पेन का जो बीच वाला जहाँ पे अगर आप देखें, ये ऊपर वाला टॉप हो गया हमारा पहला वाला क्रॉस सेक्शन, नीचे वाला हो गया नीचे वाला क्रॉस सेक्शन, और ये जो मिडिल जो इसका बॉडी स्टेम वाला बॉडी है, ये पूरा का पूरा हो गया आपका कर्व सरफेस, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे दैट इज़ हियर इज़ आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही है सभी पॉइंट पे, और इसका एरिया भी कैसे होगा मेरे बच्चे, बाहर वाली डायरेक्शन में। तो इसका एरिया भी बाहर डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बन रही होगी, थीटा बिकेम 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी और आपका एरिया भी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। बाकी आप दोनों कंसेप्टों को देखें, चाहे आप ऊपर वाले को देखें, अगर आप ऊपर वाले को देखेंगे इस वाले को, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस वाले केस में भी, और नीचे वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जबकि यहाँ पे एंगल कर्व सरफेस में कितना बन रहा है आपका, 0 डिग्री का। क्लियर है? तो सबसे पहले हम किस में लगाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे वो किसकी वजह से, क्रॉस सेक्शन सरफेस की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ड्यू टू क्रॉस सेक्शन सरफेस, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन सरफेस, ठीक है बेटा। तो क्रॉस सेक्शन सरफेस की वजह से हम देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन सरफेस की वजह से आप अगर जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको,
90 डिग्री मिल रही मेरे बच्चों। और आप जैसे ही यहाँ पे गॉस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो गॉस लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कोस थीटा, ठीक है बेटा, कोस थीटा इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है बताइए, 90 डिग्री। अब आप जैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा 0। तो आपको ये पता लगा कि जो हमारी लाइक क्रॉस सेक्शन सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको मिलने वाली है दैट इज़ द 0, है ना। जो क्रॉस सेक्शन सरफेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ नहीं होगी, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्रॉस सेक्शन सरफेस पे, ठीक है, समझ आ रही बात। अब बात करते हैं कर्व सरफेस पे। तो कर्व सरफेस की वैल्यू क्योंकि हमें यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे चाहिए, तो ये भी आ रही है, समझ आ रही बात। तो कितना हम कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सो ये हमारा डायग्राम हो गया और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्रॉस सेक्शन सरफेस। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो देखते हैं ड्यू टू, अब आप लिखेंगे, ये आपका सेकेंड वाला पार्ट चालू हो गया यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन की वजह से तो 0 हो गया, ड्यू टू कर्व सरफेस, तो आपने लिख दिया कर्व सरफेस की वजह से, ठीक है। कर्व सरफेस की वजह से अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने गॉस लॉ लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया ई डॉट डी ए कोस थीटा इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, 0 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे। अच्छा, बात आती है क्यू की वैल्यू कैसे निकालें। तो क्यू के लिए आपको लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, आपको पता होगा लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, आपने पढ़ रखा है क्यू बाय एल, समझ आ रही बात। तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया, क्यू इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू एल। तो जहाँ पे क्यू है वहाँ पर आप ये पुट कर सकते हैं, वहाँ पे क्यू के प्लेस पर आप लैम्डा इंटू एल पुट कर सकते हैं आराम से। और आप जैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इक्वल टू क्यू कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, इंटू क्यू के प्लेस पर हो गया लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चा? अब यहाँ से आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके साथ में हो रहा है, यहाँ पे एरिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने वहाँ पे स्मॉल एरिया लिया है। ऐसे थे अगर बहुत सारे चारों तरफ के एरिया अगर हम मिला दें ऐसे ऐसे एरिया, तो पूरा का पूरा कर्व सरफेस हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा कर्व सरफेस जो है हम ले लेंगे अगर हम यहाँ पे डी ए पूरे के पूरे मिला दें। तो इसलिए इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, एरिया का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे ले लेते हैं, इंटीग्रेशन हुआ किसका, एरिया का, और ये हो गया हमारा लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होगा जो कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज बिकम 2 पाई आर एल। क्या होता है मेरे बच्चे से, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज़ 2 पाई आर एल। तो अब यहाँ पे आप एरिया के प्लेस से वही पुट करेंगे, दैट इज़ 2 पाई आर एल कंप्लीट एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, ठीक है। सो दैट इज़ लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप यहाँ से देखें तो कुछ कट रहा है आपका, एल से एल कट गया, अपॉन में 2 ये चला जाएगा इधर, तो ई इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में ले जाएंगे, तो दैट इज़ बिकेम 2 पाई, और पाई के साथ में एप्सिलॉन नॉट क्योंकि वहीं पे ऑलरेडी लगा सकते हैं, और लैम्डा अपॉन में आर। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ कर्व सरफेस, ठीक है। मतलब मीन इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई। बट आप अगर देखें तो हमें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हमारा कांस्टेंट बन जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर इससे हो क्या जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ बिकेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा बाय आर। इससे ये हुआ मेरे बच्चे, ये आपका एक कंप्लीट कांस्टेंट बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे आप 9 × 10⁹ का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। पर अगर वहीं पर हम ऊपर वाला अगर लिखें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। क्लियर है? सो ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें कंप्लीट पता लग गया। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और किस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं, आप इसको एक और वे में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हम इसके प्लेस पर कभी कभी के भी यूज़ कर लेते हैं। सो ई इक्वल टू हम नॉर्मली इसको लिख लेंगे के 2 लैम्डा अपॉन में आर, ठीक है बच्चा, 2 लैम्डा अपॉन आर, और के की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके प्लेस में 9 × 10⁹ का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जहाँ पे लैम्डा क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये जो आर है, हमेशा ये आर कौन सी लेनी है, दैट इज़ बिकेम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। हमेशा ये वही डिस्टेंस लेनी है जो वायर से परपेंडिकुलर हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई ये वायर ले ली और आपसे यहाँ पे कोई एंगल बना के दे दे, मान लो थीटा एंगल है, और आपसे पूछे भाई यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो आपको ये थीटा नहीं देना है, आपको ये आर दे दे, तो आपको ये
वाला डायरेक्शन लेना है, दैट इज़ द लेंथ वट यू हैव टू टेक और वट यू हैव टू बी अ राइट ओवर हियर, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। समझ आएगी बात, कौन सी डिस्टेंस लेनी है वायर से, परपेंडिकुलर। ये जो आर है आप देख रहे हैं दैट इज़ अ परपेंडिकुलर, जहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है बच्चा यहाँ तक? ओके, सो ये हमारा डेरिवेशन हो गया किसका, दैट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। सो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन, और इसके बाद हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन आता है, सेकंड एप्लीकेशन इज़ द लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इन्फिनिटी लॉन्ग थिन सीट, के एक थिन सीट है हमारे पास में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चा, तो अब हम सेकेंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं अपना। तो सेकेंड एप्लीकेशन मैं आपको नोट कर रहा हूँ, दैट इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, क्या है देखते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन चार्ज शीट। अब ये भी इन्फिनिटी लंबी हम लेते हैं। इन्फिनिटी लंबी लेने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी लंबी वायर लोगे, इन्फिनिटी लंबी शीट ले रहे हो, तो उसकी जो थिकनेस है ना, उसकी लेंथ और ब्रेथ के सामने क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो, और उसका हम एक परफेक्ट 2D मान सकते हैं। समझ आ रही बात क्या है? इसके पीछे का रीज़न समझे कि उसने इन्फिनिटी लंबी लॉन्ग शीट क्यों कही, क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी लंबी लॉन्ग शीट करें तो लेंथ और ब्रेथ के सामने उसकी जो थिकनेस होगी वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई, और ऑलमोस्ट जीरो हो गई तो हम उसको क्या मान सकते हैं, एक परफेक्ट 2D ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो वी हैव अ शीट, हम कोई भी शीट वगैरह ले सकते हैं, लाइक वाइज मैं यहाँ पे एक परफेक्ट सीट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो लाइक अ परफेक्ट सीट ओवर हियर। ठीक है, चलो इसके अलावा हम अपने से ही बना लेते हैं। तो दिस इज़ द शीट, हमने ये कोई शीट ले ली मेरे बच्चों, और ये सीट जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है बाय द पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रही बात, यहाँ पे परफेक्टली चार्ज है। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पे जब हमने ये शीट ले ली, और इस सीट का मैंने हमेशा बताया आपको चार्ज की इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, दैट इज़ दे सेड कि इस सीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ द सिग्मा हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हाउ मच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ यूनिट एरिया, के एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा इक्वल टू कितना है यहाँ पे, Q/A होता है, आप सभी को पता, पर वो आपको वैल्यू दे देंगे कि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपकी सिग्मा है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? हमें इसका शीट का क्या बताना मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी डिस्टेंस दूरी पर आप निकाल रहे हो, क्योंकि वो इन्फिनिटी लंबी शीट है। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि आप चार्ज देख रहे हैं ये ओपनली चार्ज है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम लाइक गॉस लॉ इंप्लीमेंट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक 3D गॉसियन सरफेस इसको बनाने वाले हैं। तो हमने क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, और सिलेंडर इसके अंदर इसके अंदर बढ़ा दिया, समझ रहे, इसके अंदर पेनिट्रेट कराया है। तो कुछ ना कुछ चार्ज, अब आप सोचिए, तो इतना चार्ज तो इसके अंदर आ ही गया होगा, इस सिलेंडर के अंदर इतना चार्ज तो इसके अंदर आ ही गया ना। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? अब मैं इसके अंदर ना सिलेंडर को पेनिट्रेट करा रहा हूँ। जब मैंने सिलेंडर को पेनिट्रेट कराया तो आर पार निकाल दिया सिलेंडर, तो कितना चार्ज इसके अंदर आ गया होगा, ये चार्ज जो भी इस एरिया का चार्ज हो गया होगा वो तो इसके अंदर आ गया होगा। और मान लिया इसका जो क्रॉस सेक्शन जो वाला सरफेस देख रहे हैं, इसका जो कंप्लीट एरिया लेट करा मैंने, जो हमने सिलेंडर लिया है इसका कंप्लीट एरिया ए लेट करा, कंप्लीट मतलब पूरा एरिया। तो ए एरिया के अंदर चार्ज इसके अंदर आ गया। तो अब हम यहाँ पे लाइक गॉस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आप जैसे गॉस लॉ जानते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन E.dA cos थीटा इक्वल टू Q/ε0, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है, अब हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी सरफेस हम ले रहे हैं। तो मैंने एक ये ले लिया, आपको पता है, एक ये ले लिया हमने क्रॉस सेक्शन सरफेस का स्मॉल एरिया, एक ये ले लिया मेरे बच्चे, और एक हमने कर्व सरफेस ले लिया। ये अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपका इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे बीच में रखे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका क्रॉस सेक्शन सरफेस भी इधर है, तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, दैट इज़ डी है। क्लियर? यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन ये, और पॉजिटिव चार्ज ये है, तो आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। जबकि अगर आप कर्व सरफेस पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक जो एरिया की डायरेक्शन हो गई वो दैट इज़ दिस लाइक दिस, एरिया ऊपर की तरफ, क्योंकि हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, नीचे की डायरेक्शन में तो आ नहीं सकता है। और अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले पे देखें, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे देखें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 0। दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन सरफेस पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0। और तीसरे वाले अगर कर्व सरफेस की बात करें तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है बच्चा, 90 डिग्री। सो अब वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इस बार 90 डिग्री कौन से वाले सरफेस से बन रहा है, कर्व सरफेस से। पिछली बार किस पे बन रहा था, क्रॉस सेक्शन सरफेस पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार कहाँ पे जीरो हो सकता है, तो अब आप कहाँ बताएंगे कि कहाँ पे जीरो हो सकता है आपका इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं आपके क्या, क्रॉस सेक्शन सरफेस या कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस ले ले आप पहले। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कर्व सरफेस। क्लियर, ओके बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कर्व सरफेस हम निकालने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक तो पहले हम निकालने वाले हैं ड्यू टू कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस। ठीक है बेटा। तो कर्व सरफेस की वजह से हम निकालने वाले हैं। कर्व सरफेस की वजह से हमने इम्प्लीमेंटेशन करा ई डॉट डी ए कोस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हमने लगा दिया भाई। अगर आप थीटा की वैल्यू देखेंगे कर्व सरफेस पे कितनी है, 90 डिग्री। अब 90 कोस 90 की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 0। समझ आ रही बात यहाँ तक। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया किस पे, कर्व सरफेस पे। अब बात आती है क्रॉस सेक्शन सरफेस की। तो क्रॉस सेक्शन सरफेस का अगर हम देखें बच्चा, क्रॉस सेक्शन सरफेस को देखो, अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना और अच्छे से समझिएगा इस कंसेप्ट को। सो अगर हम कर्व सरफेस का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारे पास कितनी कर्व सरफेस क्रॉस सेक्शन सरफेस हैं, दो। तो अब दोनों के लिए ही डायरेक्शन वैल्यू सेम। तो आप अगर देखें इंटीग्रेशन आपने जैसे लगाया, यहाँ पर आपने लगाया किसकी वजह से, ड्यू टू कर्व सरफेस, ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। तो कर्व सरफेस हम निकाल रहे हैं। अब कर्व सरफेस लगा रहे हैं, हमने लगाया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कोस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये बताइए यहाँ पर हमारे पास में कितनी सरफेस है, दो सरफेस है ना। तो ये वाले कितने पार्ट लेने पड़ेंगे हमें, दो। ई डॉट डी ए कितने हैं हमारे पास, दो सरफेस है ना, तो दो पार्ट लो। तो जैसे आप दो पार्ट लेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितने बराबर, आप ये बताइए। सरफेस चार्ज डेंसिटी चल रही है और मैंने आपको बताया यहाँ पे कितना दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, दैट इज सिग्मा। तो आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाय ए। तो अगर क्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू के प्लेस पर सिग्मा इंटू ए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे क्यू है वहाँ पे आपने यूज़ कर लिया सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताइए, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 0 थी, दोनों जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए। क्लियर है बच्चा, ई डी ए इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा। अब आप बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना, हमें कंप्लीट सरफेस लेनी है। तो आपका ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका होना है, डी ए का, प्लस ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन किसका होना है, डी ए का, इक्वल टू क्या चल रहा है, सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब जैसे ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट एरिया कितना है, दैट इज़ ए। तो कितना हो जाएगा बच्चा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्लीट एरिया कितना है, दैट इज़ ए। तो ई ए प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ई ए इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई ए दोनों आपके ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा ये, 2EA। क्लियर है, दो टोटल मिला के 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट जाएगा आपका, 2 आ जाएगा अपॉन में, दैट इज बिकेम ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सीट के एक सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल रही है
दैट इज़ ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही बात? एक सीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है बच्चा, ध्यान रखना, अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जैसी भी दे रखी हो, ध्यान रखना, अगर मान लो आप जो भी दे रखी हो, लाइक 2 दे रखी है, 5 दे रखी है, 8 दे रखी है, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। एप्सिलॉन नॉट तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? अब ये वैल्यू तभी यूज़ करनी है अगर वो कह रहे हैं कि जो आपकी सीट है वो वैक्यूम में रखी है, या फिर वो मीडियम का नाम ही नहीं लेते हैं। अगर वो मीडियम कह रहे हैं कि बताइए आपकी जो सीट है वो एक ऐसे मीडियम है जिसका परमिटिविटी 2 है, तो आपको एप्सिलॉन नॉट वहाँ पर यूज़ नहीं करना, फिर आपको वहाँ का एप्सिलॉन निकालना पड़ेगा। और आपको याद होगा मैंने रिलेटिव परमिटिविटी का आपको एक कंसेप्ट बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, बता रखा है कि नहीं? सो आप यहाँ से उस मीडियम का परमिटिविटी निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और तब जाकर उस मीडियम का परमिटिविटी इस परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम को रिप्लेस करेगा, और तब वो जाके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। अब ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला हर कहीं लगा रहे हैं दवा दब, हर कहीं यही लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा बट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दे आर जस्ट गिव इट टू यू। इफ़ दे आर जस्ट सेड के अगर वो नाम ही ना ले मीडियम का, या फिर ये कह रहे हैं कि वैक्यूम में रखा है, तो आप ये लगा दो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर वो कह रहे हैं भाई कैरोसिन में रखा है, या वो कह रहे हैं कि भाई एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो पहले आप परमिटिविटी ऑफ द मीडियम निकालेंगे, और वो मीडियम की परमिटिविटी निकालने के बाद में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम के प्लेस पर रखेंगे, तब जाके आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसके बाद का जो अगला कंसेप्ट आता है मेरे बच्चे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन पैरेलल सीट। अगर आपके पास 2 थिन पैरेलल सीट हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल थिन सीट हम निकालने वाले हैं अगला कंसेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो अगले कंसेप्ट में लगा दीजिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल थिन सीट, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 थिन पैरेलल शीट, या चार्ज सीट आप लिख सकते हैं, चार्ज सीट, ठीक है? और ये दोनों सीट जो है ये भी इन्फिनिटी लंबी है। तो हमारे पास में यहाँ पे 2 शीट है, लाइक एक सीट ये आ गई आपके पास में, ये इस टाइप से, समझ आ रही बात? और एक शीट ये हमने रख दी। क्लियर है? ये दोनों शीट है, और ये दोनों की दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, ऐसे करके। ये मान लो पॉजिटिव, अच्छा ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों नेगेटिव भी हो सकती है, और एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव भी हो सकती है। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? दोनों नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकती है, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकती है, तो ये आपको डिसाइड करना है। क्लियर है? अगर आप, और ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगा। मान लो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बना है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, हो सकता है दोनों का सेम भी हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, कि नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो। सो मैं दोनों को पॉजिटिव लेके कर रहा हूँ, और दोनों नेगेटिव होंगे, या दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो उसका केस भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इसका अगर जब भी आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट से कैसे दिखाई देंगी? ये दोनों सीट है फ्रंट से, आप आगे से देख रहे हो तो ये सीट कुछ ऐसे दिखाई देंगी। एक सीट ये हो गई भाई, ये एक सीट ये हो गई, ये कुछ इस टाइप से दिखाई देंगी आपको। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? एक पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, समझ आ रही बात? और यहाँ पे आपका फिर से पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, समझ आ गई बात? यहाँ पे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अब वो कहाँ पे निकलवाता है? पहली सीट के आउटसाइड, मतलब आपको 3 पॉइंट देगा जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा सकता है। वो 3 पॉइंट कौन कौन से, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से 3 पॉइंट है जहाँ पर आपसे पूछ लेता है। वो 3 पॉइंट क्या है, ठीक है? तो वो 3 पॉइंट कौन कौन से? एक तो ये पॉइंट है पहली सीट के आउटसाइड में, मतलब ए पॉइंट पे। दूसरी सीट के आउटसाइड पे, मतलब ये वो पॉइंट है, और दोनों सीट के बीच में। तो यही वो 3 पॉइंट है जहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है ड्यू टू 2 थिन पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग सीट। तो 3 ये पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाती है। अब वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए, इस ए पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इन दोनों सीटों की वजह से। तो अब आप ये देखिए कि इस वाली फर्स्ट सीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, हाँ या ना? ये भी पॉजिटिव है सेकेंड सीट, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होगी, हाँ या ना? अब इस बी पॉइंट पे देखो, पहली वाली सीट कैसी है? पॉजिटिव, यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, यहाँ पे इस बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अरे क्लियर है? और सेकंड सीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, दैट इज़ E2। समझ आ रही बात? अगर आप बीच वाले पॉइंट पर देखेंगे तो पहली वाली सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, दैट इज़ E1। दूसरी वाली सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा, दैट इज़ E2।
क्लियर है। मतलब आप अगर ए और बी पॉइंट को देखें तो दोनों ही पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों सीटों की वजह से सेम डायरेक्शन में है। तो मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पाएगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पाएगा, हाँ कि ना? सोचिए, ऑब्वियसली आएगा भाई। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ मैं यहाँ मैं पॉइंट ले रहा हूँ ए एंड बी, इन दोनों पॉइंटों पे। क्यों? इन दोनों पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ गई। तो जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मेरे बच्चे, तो ई नेट की वैल्यू जैसे ही मैं रखूँगा तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो सेम डायरेक्शन में, तो आप रख सकते हैं E1 प्लस के E2। क्लियर है? एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? हाँ बताइए कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन अभी निकालिए। तो पहली सीट है तो सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी वाली की वजह से सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से कॉमन टर्म क्या है? आप एलसीएम लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया? सिग्मा 1 प्लस के सिग्मा 2। क्लियर है? ये आ गया आपका ई नेट। क्लियर है? तो दो सीट की वजह से ए और बी पॉइंट पे और जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर मान लो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और इक्वल टू सिग्मा है, तो क्या? तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी भाई? ई नेट की वैल्यू होगी सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल मिला के सेम है तो 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे ये ख़त्म, तो क्या मिला मैं? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये तभी एप्लीकेबल कर सकते हैं, ये वाला केस ये आपका तभी एप्लीकेबल होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जब आपकी दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो। अगर अलग अलग हैं, मान लो एक पे 2 दे दिए, एक पे 3, एक पे 4, एक 5, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 दोनों में से इस पर भी 2 इस पर भी 2, तो कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली। क्लियर है? तो ये तो तब हो गया दोनों पॉइंट, दोनों की दोनों सीट के आउटसाइड, मतलब ए और बी पॉइंट पे, मतलब दोनों सीट दे रखे हैं, दोनों सीट को पहली सीट के आउटसाइड में, दूसरी सीट के आउटसाइड में। अगर मान लो आपसे मिडिल में पूछ लिया जाए, कहाँ पे पूछ लिया जाए? मिडिल में। बताइए बीच में कितनी है सीट के? अगर मैंने पूछ लिया कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सी पॉइंट कितना होगा, तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एट द पॉइंट सी। तो आप पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है बच्चा? ये एट पॉइंट ए और बी के लिए जो डेरिवेशन करा है ये पूरा कर लें, ठीक है? इसके बाद आप इस पॉइंट पे आएंगे एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट सी, तो अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं बच्चा, पॉइंट सी की बात करता हूं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, क्या यहाँ पे प्लस हो जाएगा? हाँ, ये तो जुलाई की लौंडिया भी जानती है। क्या होगा? E1 माइनस E2। हाँ या ना? अरे क्लियर है कि नहीं भाई? डोंट बी ऑफेंडेड। हाँ, ये तो भाई ठेले वाला भी जानता हमारे यहाँ। क्या होगा? E1 माइनस के E2 होगा। क्लियर है? ओके। सिग्मा 1 E1 की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए? पहले वाले सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई एक सीट की वजह से तो यही है, माइनस के दूसरी सीट की वजह से कितना? 2 सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? दोनों का द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ से कितना होगा? 2 एप्सिलॉन नॉट हम निकालेंगे, कॉमन कर लिया हमने, दैट इज बिकेम सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2। क्लियर है? ये हो गया हमारा ई नेट। अरे भैया आ गया ई नेट, ये आ गया ई नेट। अब यहाँ पे भी स्पेशल केस आता है, अगर मान लो इफ़ दोनों बराबर हों, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 का, और दोनों की वैल्यू को सिग्मा के बराबर मान लिया, तो बताइए सिग्मा भी माइनस होगा सिग्मा से। अरे भाई फिर कंडीशन ऐसे बन जाएगी ना, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ख़त्म भाई, ये क्या नाम है, ये वैल्यू आपकी ख़त्म, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ई नेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? ई नेट की वैल्यू मिलेगी 0। कितनी वैल्यू मिलेगी? 0। हाँ कि ना? तो आपको क्या पता लगा यहाँ से पता लगा, अगर फर्स्ट सीट के आउटसाइड और सेकंड सीट के आउटसाइड में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वैल्यू मिलेगी हमें सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों वैल्यू बराबर हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो बीच में निकालना है तो वैल्यू माइनस हो जाएंगी, E1 माइनस की E2, और दोनों की वैल्यू पुट करा, तो अगर अलग अलग हैं तो सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2। अच्छा, अगर मान लो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होती तो क्या करते हैं? मान लो ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है। अब क्या इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसकी वजह से पहली सीट की वजह से कितना होता है? आउटसाइड। दूसरी वजह से क्या होगा? इनसाइड। यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा? पहली वाली सीट की वजह से आउटसाइड क्योंकि पॉजिटिव है, दूसरी वजह से निगेटिव।
तो जो बीच में लग रहा था पिछली बार पॉइंट, जो बीच में कंसेप्ट लग रहा था वो इस बार कौन से पॉइंट पे लग जाएगा, जो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते वो इस बार लग जाएगा ए और बी पॉइंट पे। समझ रहे हैं? अगर आपसे सी पॉइंट पे पूछे तो कितना हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा आउटसाइड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनसाइड। मतलब जो पहले बी और सी पॉइंट पे लग रहा था वो इस बार किस पे लग जाएगा, सी पॉइंट पे। और अगर दोनों नेगेटिव है तो सेम कंसेप्ट वही लगेगा जो ऊपर वाला करा, दोनों पॉजिटिव की वजह से। समझ आ रही बात? दो पॉजिटिव की वजह से, दोनों पॉजिटिव वही, दोनों नेगेटिव की वजह से। अगर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो ये कंसेप्ट लगाना है। तो जो सी वाले पे लग रहा था वो इस बार ए बी पे लग जाएगा, और जो ए बी पे लग रहा था वो सी पे लग जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हों। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमने यहाँ पे आज जो करे हैं 3 एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंप्लीट कर लिया। आपका एक एप्लीकेशन रह गया, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। और वहाँ पे हम स्फीयर के कई सारे स्फीयर मिलेंगे आपको। मेटल स्फीयर मिलेगा, सॉलिड स्फीयर, मेटल सॉलिड स्फीयर, मेटल होलो स्फीयर, और आपका नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे अगले वीडियो में आने वाला है। सो बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।